हेलो 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 हेलो। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहचान रहे हैं कि नहीं हमें? अगर पहचान रहे हैं तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम? इस चैप्टर में है क्या क्या? इस चैप्टर में मेनली दो पार्ट एनसीईआरटी ने दिया, हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। बस एनसीईआरटी के बारे में नहीं जा रहे, एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ये जहाँ तक है मैं दो पार्ट में इसको खत्म कर दूंगा। इसमें से पहला पार्ट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें मैं आपको केमिकल इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, इसमें केमिकल दिया गया है। पहले तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा समझाया है कि केमिकल रिएक्शन है क्या, होता क्या है। उसके बाद उसने सिखाया कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। ये मेन पॉइंट उसने सिखाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताइए कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो वही हम आज करेंगे। हम कौन सा पार्ट करेंगे? हम करेंगे केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, कैसे होता है, और क्या उनको बैलेंस करना। उनको क्या करना? उनको बैलेंस करना। क्या करना उनको बेटा? उनको बैलेंस करना। तो देखो, एनसीईआरटी ने सबसे पहले बोला हुआ है, जो फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग, व्हाट डिड एनसीईआरटी सेड? फर्स्ट थिंग व्हाट? उसने बोला है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं डेली। अपनी लाइफ में डेली बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, पर उतना ध्यान हम देते नहीं है। तो उसी ने उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पलों से उसने हमें सिखाया है। उसी में से कुछ एग्जाम्पल्स में से उसने हमें सिखाया है। जैसे क्या बोला है? पहला तो उसने बोला है, इफ मिल्क इज कीप्ड फॉर इफ मिल्क इज कीप्ड फॉर 2 to 3 आवर एट अ रूम टेम्परेचर। अगर मिल्क को हम उठा के बस सीधा रूम टेम्परेचर पर रख दे कुछ समय के लिए, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन होती है? होती है। जैसे हम दूध लेकर आते हैं, उसको तुरंत गर्म करो गर्म करो गर्म करो, यही करते हैं ना हम लोग। दूध जैसे लेकर आते हैं उसको गर्म करो या फ्रिज में रख दो, वरना क्या होगा? दूध फट जाएगा। अरे फट जाएगा ना, सुना तो होगा ही कि जल्दी से लेकर आओ, वरना वरना क्या होगा? दूध फट जाएगा। गर्म करो, उसको गर्म करो या फ्रिज में रख दो, वरना क्या होगा? फट जाएगा। तो एक प्रकार से कुछ ना कुछ उसके अंदर होता होगा, तभी तो क्या फट जाता होगा। अरे फट गया मतलब खराब हो गया दूध, यही तो होता है। वो अलग बात है, आपने उसकी पनीर बना के पनीर खा लिए, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खराब तो हुआ ना, कुछ तो हुआ उस दूध के अंदर जिससे वो खराब हो गया। और क्या चीज? जो लोग गांव से होंगे, जो लोग गांव से होंगे, उनके यहाँ वो फावड़ा होता है, कुदार होता है, खुरपी होती है। और जो लोग शहर से होंगे उनके यहाँ भी आयरन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? देखो, जैसे आयरन की जो भी चीज़ें हम खरीद के लाते हैं, जो शहर के लोग होते हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, आयरन की जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट उसके अच्छा दिखने के लिए नहीं करते हैं। मेन जो प्राइमरी उसका जो क्या बोलते हैं यार, उसको पेंट करने का जो हमारा प्राइमरी है, उसको क्यों हम पेंट करते हैं, तो मुझे वर्ड नहीं आ रहा अभी, मुंह में निकल नहीं रहा। उसको उसको सबसे पहले पेंट किस लिए करते हैं? उसको अच्छा दिखने के लिए पेंट नहीं करते, उसको सेफ रखने के लिए करते हैं, कि वो खराब ना हो। क्या ना हो? खराब ना हो। जैसे हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है?
आयरन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको कुछ देर हम मॉइस्चर के साथ बाहर रख दें। देखो अब इस मॉइस्चर के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर पानी छिड़कें या कुछ और। मॉइस्चर होता है नॉर्मली, मॉइस्चर होता है नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में। अब जैसे हमने कुछ काम किया, घर वाले देखो जो गाँव से होंगे वो क्या होंगे, फावड़े या कुदार इससे कुछ काम किया, उसे घर वाले कहते हैं उसको बढ़िया से धो के पोंछ के रख दो। घर पे हमारे जो खिड़की लगी थी कुछ भी लगी उसको पेंट कर दो। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद उस पर हम क्या देखते हैं, उसको नॉर्मल भाषा में अपने यहाँ क्या कहते हैं, जंग लग गया है। क्या लग गया है? जंग लग गया है कि रेड रेड जैसा चीज लग जाता है आयरन पे। क्या होता है उससे धीरे 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 अगर जैसे रेड रेड वाला लगा हुआ है ना, उसको कुछ देर के लिए ऐसे नॉर्मली रख देना। जैसे मान लो रेड रेड वाला उस पर लगा हुआ है, हमने उसको कुछ नहीं किया, ऐसे नॉर्मली उसको रख दिया, 2 महीने बाद तो देखो उसे इतना मोटा लोहा ऐसे मारोगे छेद हो जाएगा उसमें, सो होल हो जाएगा। होल क्या होगा? खत्म हो गया, लोहा ही उतनी जगह खत्म हो गया उस रेड कलर की चीज की वजह से। तो क्या था, क्या वो क्या था, ऐसा क्या हुआ कि इतना हार्डेस्ट सबस्टेंस, इतना हार्डेस्ट सबस्टेंस जो आयरन है उसको भी क्या किया, क्या किया, खत्म कर दिया। तो कुछ हुआ तो होगा ना, मिल्क में कुछ हुआ तभी तो फटा, आयरन में कुछ हुआ तभी तो खराब हो गया। और जैसे आपने क्या देखा होगा, और भी बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। थर्ड पॉइंट क्या एनसीईआरटी बोलता है, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। अब ग्रेप्स आर फर्मेंटेड क्या है, अभी आप आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ोगे, आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ोगे, जैसे बियर, वाइन और इससे बहुत सारी क्या अल्कोहल्स आती है ना, उसमें क्या जैसे ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। जैसे जो वाइन बनती है वो ग्रेप्स से बनती है, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं आ रहा है अभी क्या होता है। उसको क्या करते हैं, ग्रेप्स को ऐसे नॉर्मली ग्रेप्स को जूस लेते हैं, रखते हैं, ग्रेप्स का जूस लिया या नॉर्मली ग्रेप्स लिया, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाला, जो भी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आया है लाइफ प्रोसेस में, ईस्ट डाला, उसमें क्या होता है, क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट डाला वहां पे, उसमें क्या हुआ, फर्मेंटेशन हुआ। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड या फर्मेंटेशन इन ग्रेप्स। फिर क्या होता है, ग्रेप्स में फर्मेंटेशन होता है, फिर उससे क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो उस फर्मेंटेशन में उसमें हुआ क्या कि वो क्या हो गया, वाइन में कन्वर्ट, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या पॉइंट बोला है, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। मैंने जब अभी अभी जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ा था, बहुत सारा हमने क्या देखा था, बहुत सारा केमिकल रिलीज होता है कहाँ पे, स्टमक में। उसमें क्या चलता है, उसमें तो केमिकल रिएक्शन रन हो रही होती है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन वहाँ भी होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद फिफ्थ क्या दिया है, रिस्पायरेशन। ये तो पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन ही है, चाहे प्लांट का रिस्पायरेशन हो, चाहे ह्यूमन का रिस्पायरेशन हो। तुमने ऑब्जर्व किया, यहाँ से लेके सेल में गया, सेल में केमिकल रिएक्शन हुई, यहाँ से एनर्जी निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर हो गया। सेम चीज रिस्पायर, सेम फोटोसिंथेसिस में देखो हमने क्या किया था, केमिकल रिएक्शन हुई थी लीफ में, जिससे क्या बना था, वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बना था, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बना था, और एनर्जी एज ए बाई प्रोडक्ट, एनर्जी क्या बोलते हैं यार, ग्लूकोज या स्टार एज ए बाई प्रोडक्ट बना हुआ था। तो ये सारा क्या था, इतने एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस को, क्या कि कुछ केमिकल रिएक्शन जैसा कुछ होता है ये बताने के लिए कि कैसे, जैसे मिल्क वाला, आयरन वाला, ग्रेप्स वाला, डाइजेशन वाला और रिस्पायरेशन वाला। ये इतने पॉइंट्स एनसीईआरटी ने आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इसके बाद एक एक्टिविटी आती है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, 3 एक्टिविटी दी है, कौन सा, मैग्नीशियम रिबन का, और जिंक केप्ट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या, और एक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, लिड नाइट्रेट विथ फास्फोरस एंड आयोडीन। देखते हैं आगे चल के, अभी इसमें कुछ लिखना है तो लिखिए। तो आगे देखते हैं आप, आगे क्या दिया हुआ है, आगे आपको एनसीईआरटी ने 3 एक्टिविटी दी है करने को। किस स्कूल में कराया गया होगा, किसी में नहीं कराया गया होगा, मेरे पास तो सामान है नहीं कि मैं आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन समझा देता हूँ होता क्या क्या है, समझा देता हूँ मैं आपको होता क्या क्या है। पहला दिया हुआ है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, पहला क्या दिया हुआ है आपको, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को क्या बोला है, को बोला गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए,
मैग्नीशियम रिबर मतलब मैग्नीशियम का ही, एक मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम रिबर मतलब कोई उसका बना हुआ रबड़ नहीं, मैग्नीशियम ही ले लीजिए। उसको क्या करना है आपको, इस मैग्नीशियम रबर को बोला गया है, इस मैग्नीशियम रबर को आप लाइटर या किसी और चीज से फ्लेम के पास लेके जाएं। किसके पास लेके जाएं, एक फ्लेम के पास लेके जाएं। ठीक है, कुछ अजीब सा बन गया है। ठीक है, क्या है ये, फ्लेम मतलब फायर फ्रेम जैसा फ्लेम आप लेके इसको जाएं। ठीक, वहां पे आप क्या देखेंगे, वहां पे आप क्या देखेंगे, जलते वक्त जब ये जलेगा एक बहुत ही ब्राइट वाइट फ्लेम आएगी। कैसी फ्लेम मिलेगी आपको, जब इसको आप आग के पास लेके जाएंगे तो बिल्कुल, इसको सेरेमनी को लिया से आग के पास लेके जाएंगे, जब आप आग के पास लेके जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट कलर की फ्लेम आएगी। मतलब येलो फ्लेम देखा होगा आपने, ब्लू फ्लेम देखा होगा, वाइट फ्लेम आएगी। कैसी फ्लेम आएगी, वाइट फ्लेम आएगी। वाइट फ्लेम के साथ साथ जो राख बचेगी नीचे गिरेगी ना, वो क्या होगा, वाइट कलर का पाउडर भी होगा। किस कलर का पाउडर होगा, वाइट कलर पाउडर, वाइट कलर ऐश और पाउडर यू कैन से। ये आपकी उसमें एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ये एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आपको दी हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को HCl, अब HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक ग्रैन्यूल्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब उसका बोला है कि आप एक लीजिए बीकर, आप एक लीजिए बीकर, इसमें डालिए HCl, लिक्विड फॉर्म में डाइल्यूटेड HCl डालिए। डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब होता है बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल ही क्या, बिल्कुल ही जो उसमें पानी ना मिलाया गया हो, बिल्कुल प्योर। और डाइल्यूटेड मतलब उसमें पानी मिलाया गया हो। इसमें आप लीजिए क्या, डाइल्यूटेड HCl, और उसमें डालिए जिंक के क्या, ग्रैन्यूल्स मतलब टुकड़े, जिंक के ग्रैन्यूल्स माने टुकड़े। और कुछ देर के लिए आप उसको छोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से क्या निकलती हुई दिखेगी आपको, एक गैस निकलती हुई दिखेगी, एक गैस निकलती हुई दिखेगी। और जब इसको आप टच करेंगे, जब आप उसको टच करेंगे तो आपको इसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, जो नॉर्मली पहले बीकर का टेम्परेचर था, जो नॉर्मली पहले बीकर का टेम्परेचर था। ठीक, और ये जो गैस निकलती है ना, ये होती है हाइड्रोजन गैस। अब अगर आप इसके पास फ्लेम को लेके जाएंगे या किसी माचिस को जला के लेगा, पॉप पॉप अप साउंड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, लीड और नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रेड करा जाता है, या लीड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रखा जाता है, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ऐसे कुछ येलो कलर का बीकर के नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे अगर ये बीकर है, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एक बीकर है, तो यहाँ कुछ येलो कलर का नीचे बैठ जाएगा मिट्टी की तरह। ठीक है, ये 3 एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी ने करने को दी है। अब इन 3 एक्टिविटी के, इस 3 एक्टिविटी के करने के बाद एनसीईआरटी कंक्लूड क्या करता है, एनसीईआरटी क्या कंक्लूड करता है, क्या कंक्लूड कर रहा है, इन तीनों में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से क्या कलर में चेंज आया है, चेंज इन कलर हुआ है। क्या कलर में चेंज आया है, जी आया है। क्या कोई गैस इवॉल्व हुई है, जी हाँ गैस निकली है, जी बिल्कुल निकली है। क्या टेम्परेचर राइज हुआ है, या कोई टेम्परेचर में चेंज, क्या कोई टेम्परेचर में चेंज आया है, जी बिल्कुल आया है, जी बिल्कुल आया है। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन से क्या क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है,
कुछ नया प्रोडक्ट बन जाता है, और क्या, टेम्परेचर में राइज होती है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल उसने दिया है। अब इसके बाद जो नया उसने सिखाया है केमिकल रिएक्शन के बारे में, थोड़ा एक दो पॉइंट और है वो देखते हैं, फिर चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जो बताया ऐसे रिएक्शन होता है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ बनता है। ये जो रिएक्शन के बारे में भी रिएक्शन और भी आगे पढ़ेंगे। अभी उसने नेक्स्ट पॉइंट समझाया है केमिकल इक्वेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इवॉल्व होकर आता है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब चलते हैं अपने पुराने वाले एग्जांपल की तरफ, जहां पे मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। पीछे वाला वीडियो जो आपने देखा हुआ है, ठीक है, छोड़ो। अभी हमने अपने लास्ट वाले एग्जांपल की तरफ, फिर नए एग्जांपल की तरफ आते हैं। क्या पुराने एग्जांपल जो हमारा था, क्या मैग्नीशियम रिबन को जो हमने क्या किया था, बर्न किया था। क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया था, बर्न किया था। उसमें देखो मैंने इसमें क्या बोला था मैंने, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे एक व्हाइट कलर का फ्लेम निकलेगा, व्हाइट कलर की पाउडर, ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम निकलेगी, और एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, ऐश राख की तरह व्हाइट कलर का कुछ मिलेगा नीचे। वो क्या है? वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रिएक्शन में क्या कह रहा था? जब मैग्नीशियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जब आपने उसको बर्न किया, क्या किया? बर्न किया, तो बर्न में वो क्या करता है, ये जो मैग्नीशियम है ना, कौन, ये जो मैग्नीशियम है ना, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और बनाता क्या है? ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो पाउडर आपने व्हाइट कलर का पाउडर नीचे गिरते हुए देखा, नीचे गिरते हुए देखा। अब देखो, ये है एक केमिकल इक्वेशन। क्या ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें कुछ लेफ्ट साइड में ये एरो है, क्या दिया हुआ है? एक एरो दिया हुआ है। इस एरो के कुछ राइट साइड में दे रहा है, इस एरो के कुछ लेफ्ट साइड में दे रहा है, इस एरो के कुछ लेफ्ट साइड में है, इस एरो के कुछ राइट साइड में है। इस एरो के जो लेफ्ट साइड में है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इस एरो के जो राइट साइड में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्ट। और ये जो एरो है ये किसको कहते हैं हम? इसको कहते हैं गिब्स। क्या कहते हैं? गिब्स। एक बार स्कूल में मैं बहुत पीटा था यार। रीजन था, टीचर ने कोई केमिकल रिएक्शन बोली, शुरू में 8th में था, शायद 8th में या 9th में था, तो टीचर ने कुछ क्या बोला, केमिकल रिएक्शन बोला। उसने बोला दिस इक्वल टू, जैसे मैंने बोल दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने ऐसे लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बुरा पीटा था यार, बहुत मारा था। अब भी गिव्स का मतलब एरो समझ लो, गिव्स का मतलब एरो होता है। जो लेफ्ट साइड में होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट मतलब किन्हीं दो चीजों ने क्या किया? रिएक्ट किया, एडअप हुए, या कुछ बर्न किए, या कोई रिएक्शन किया, कुछ भी किया। रिएक्टेंट मतलब कुछ दो चीजों ने ऐड हुआ, और ऐड होकर कोई तीसरी चीज बनाई। तो जो दो चीजों ने कुछ ऐड हुआ, कुछ रिएक्ट हुआ, या जिनके बीच में कुछ हुआ, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और कुछ होने के बाद जो मिला उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। और इसको दिखाया किसके साथ जाता है? एरो के साथ। दिखाया किसके साथ जाता है? एरो के साथ। दिखाया किसके साथ जाता है बेटा? एरो के साथ। किसके साथ दिखाया जाता है? एरो के साथ। और जैसे मैंने बोला कोई दो चीज, उन दो चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, या वो दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं, वो दिखाया जाता है किससे? इस प्लस के साइन से। किससे दिखाया जाता है? इस प्लस के साइन से। किस चीज से दिखाया जाता है आपको? इस प्लस के साइन से। अब क्या ये केमिकल इक्वेशन हो गया? क्या ये केमिकल इक्वेशन हो गया? क्या ये केमिकल इक्वेशन हो गया? नहीं ना,
नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं तो बोलोगे हाँ सर। हम मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन का सिंबल यूज कर सकते हैं, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं मैग्नीशियम को Mg लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस क्या मैं ऑक्सीजन को O2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या मैं मैग्नीशियम को MgO लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये क्या है? ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन होता है, जैसे मैथ का इक्वेशन होता है ना, वैसे ही केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स, साइन और एरो जैसी चीज़ों का यूज करके हम किसी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म या केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे या केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या होंगे या रिएक्टेंट एडअप कैसे होंगे, वो सब हम किसको कैसे बताते हैं? केमिकल इक्वेशंस में वर्ड और साइन यूज करके बताते हैं। जैसे कि मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं आपके रिएक्टेंट और ये क्या है आपका? ये है प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में कौन होगा? रिएक्टेंट। राइट साइड में कौन होगा? प्रोडक्ट। ये जो प्लस का साइन है वो सिर्फ इधर ही नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट में दो चीज बन रहे हैं, तीन चीज बन रहे हैं, तो उसमें भी प्लस साइड करके हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे हमने क्या देखा था अभी, हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स ऑक्सीजन प्लस स्टार्च। दो चीज मिला था ना, तुमने प्लस करके लगाया था ना। जैसे इधर क्या दिया था? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये था हमारा केमिकल इक्वेशन। अब हमको सिखाया जाएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या बैलेंस क्या होता है, कैसे होता है। इसे कुछ करना है, देख लो, समझ लो। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब तक जो हमने पढ़ा वो तो एक नॉर्मल जनरली बताई गई चीजें थी। अब हमारा चैप्टर मेन यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या दिया हुआ है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है? देखो, अपने लास्ट क्लास 9th में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या पढ़ा होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो, कंजर्वेशन जिस चीज के आगे लग जाए, इसका मतलब उसका डिफिनेशन ही यही बन जाए। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब जैसे कि अभी हमने देखा, जो मैग्नीशियम था उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको बंद किया था, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कुछ जो ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम हमने बर्न किया, अब कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से जितना हमने बर्न किया, जो हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी तो वही होना चाहिए। प्रोडक्ट का मास तो कम, अगर तुमने मैग्नीशियम लिया 10 ग्राम, आपका प्रोडक्ट बन रहा है 5 ग्राम, 5 ग्राम कहाँ गया? तो कंजर्वेशन मास के साथ वो तो गलत हो जाएगा, कुछ भी गायब होना नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या लगाते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब प्रोडक्ट के साइड पे जो मास है वही उतना ही मास रिएक्टेंट के पास होना चाहिए, या जो रिएक्टेंट के पास है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। मास ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। अगर मास को मैं साइड करूं तो जितने ही मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं एक रिएक्टेंट में उसके होंगे, किसी भी चीज के, उतने ही क्या होंगे? किधर होंगे? प्रोडक्ट में होंगे। जैसे अभी हमने कौन सा लिया था? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इधर एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इधर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, इधर O2 है, इधर क्या है? एक ही है।
तो इसमें तो इधर दो है इधर एक है, मतलब दो ऑक्सीजन बर्न हुआ, इधर एक ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट मिल रहा है। ये तो गलत बात है ना, अगर दो गया है तो दो ही तो मिलना चाहिए। इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। दो ऑक्सीजन होने चाहिए, इधर भी दो है इधर भी दो। ये यहाँ पे मैंने दो क्यों लगाया, यहाँ पे क्या लगाया, कैसे लगाया, अभी सब समझते हैं अच्छे से। और ये क्या है, मैग्नीशियम। अब इधर प्रोडक्ट में मैग्नीशियम दो हो गया, तो हमें ये भी दो करना होगा। ठीक है, ये तो एज एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया, सो लिखा नहीं है। तो अब ये क्या है, बैलेंस्ड है। पहले क्या था, अनबैलेंस था। अनबैलेंस मतलब एक पलरा भारी था एक कम था, या एक कम था एक भारी था। क्यों, क्योंकि इधर कुछ ज़्यादा था इधर कुछ कम था, या इधर कुछ ज़्यादा था या इधर कुछ कम था। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिसमें सबसे पहले जिंक को मैं लिख सकता हूँ Zn। क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड को लिख सकता हूँ H2SO4। क्या गिब्स को ऐसे ही लिखते हैं। क्या मैं जिंक सल्फेट को लिख सकता हूँ ZnSO4। और क्या मैं हाइड्रोजन को लिख सकता हूँ H2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम गिनेंगे। ये कितना है, एक। इधर कितना है, एक, कोई दिक्कत नहीं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो। इधर कितने हैं, दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितने हैं, SO4 कितने हैं, चार। इधर भी SO4 कितने हैं, चार, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। अब देखो, अच्छा रुको, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है हमको, जो मैंने शुरू में आपको बोला हुआ था। अरे यार, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लिख लेना इसको डायरेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे मेन वाला, ठीक, जो एनसीईआरटी में मेन आपको दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया है, जब आयरन किससे मिलता है, वाटर से, तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब अगर मैं, सॉरी यार, क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन। क्या मिलता है, हाइड्रोजन। अब अगर मैं इसको एज ए केमिकल इक्वेशन, अभी तो देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, आयरन मीन्स Fe प्लस वाटर मीन्स H2O गिव्स आयरन ऑक्साइड मीन्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन मीन्स H2। ये वही है जंग, जब आयरन किससे रिएक्ट करता है, पानी से, जो मॉइस्चर है, एयर वाला मॉइस्चर है, उससे रिएक्ट करता है, तो बनता क्या है, आयरन ऑक्साइड। मुझे लाल लाल दिखता है ना, वो आयरन ऑक्साइड होता है, जिससे क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, रस्टिंग जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व हो जाती है। अब क्या बोला है, देखो ये केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन बैलेंस्ड है, बराबर है, पढ़ रहा एकदम बराबर है। इधर है एक आयरन, इधर है तीन आयरन, पहले ही गड़बड़। इधर है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इधर भी है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। इधर एक ऑक्सीजन, इधर चार ऑक्सीजन, गड़बड़ ही गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। इसका मतलब ये तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसके बाद एनसीईआरटी ने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे हम बैलेंस्ड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने बोला है, जो फर्स्ट स्टेप बोला है, इन सबको बॉक्स में बंद कर दो। फिल ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बॉक्स। तो एनसीईआरटी ने जैसा बोला भाई वैसे ही कर देते हैं। ये आपका, सॉरी यार, ये आपका क्या था, ये था आपका Fe, फिर H2O,
गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब बोला इन सबको बॉक्स में बंद कर दो, तो लो भैया इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब इन सबको बॉक्स में बंद करने के बाद एनसीईआरटी ने बोला भी जो बॉक्स के अंदर हो गए हैं इनसे कोई आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, अंदर घुस के कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो करनी है बाहर करनी है। आ रहा है समझ में? जो करनी है क्या करनी है, बाहर करनी है। अंदर घुस के कोई छेड़छाड़ कोई कुछ नहीं करेगा, अंदर घुस के कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं करेगा। अब देखो अंदर घुस के आप छेड़छाड़ क्यों नहीं कर सकते, ये आप बाद में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ो। ये H2 है, हाइड्रोजन के दो, ये H2 में ही एग्जिस्ट करता है। अब ये H2 ही है, इसको आप थ्री यहाँ नहीं थ्री कर सकते, कुछ करोगे यहाँ करोगे, यहाँ यहाँ यहाँ, इस पर कुछ नहीं करोगे। जो नीचे लिखा हुआ है, लेफ्ट में से लिखा हुआ है, जो सॉरी जो राइट में लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट से सट के लिखा हुआ उससे कुछ नहीं करोगे। अल्फ़ाबेट का जो राइट में लिखा है उससे कुछ नहीं करोगे, जो भी करोगे उसको लेफ्ट में करोगे। इधर जो लिखा है ना इसे कुछ नहीं करोगे, ये 4 लिखा है ना इसे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लिखो ना इसे कुछ नहीं कर सकते। जैसे इधर 4 हाइड्रोजन है, इसको 4 बना, इसको तुमने काट के इधर 4 बना दिया, इसको तुमने काटा, ओ 4 बनाना है ना, लो सर जी ये 4 हो गया। ये एकदम से गलत है, ये एकदम से गलत है, ये एकदम से क्या है, गलत है। आप उसको 4 नहीं बना सकते, ठीक है, वो 2 ही रहेगा। आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हो, उसको नहीं चेंज कर सकते। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा सकते हो, उसको नहीं चेंज कर सकते। आया बात समझ में? अब फिर एनसीईआरटी ने जो सेकंड स्टेप आपको बताया हुआ है, देखो सातों स्टेप लिखूंगा बहुत ज़्यादा होगा, समझो इससे करते कैसे हैं। जो एनसीईआरटी ने सेकंड स्टेप आपको बोला हुआ है, बोला कि आप गिनो किससे कितने मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो रहे हैं। देखो इसके 1 हैं, इधर 3 है, पहले गड़बड़ हो गया, मतलब कुछ कुछ इधर अंतर है। तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस करिए जिनके नंबर ज़्यादा हों, जिनके ढेर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, सबसे पहले उनको बैलेंस करिए। तो उनको बैलेंस करते सबसे पहले वो किसको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन सर कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले हम O2 को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का हम इधर लिखते हैं रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, इधर लिखते हैं रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, इधर लिखते हैं रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में मुझे दिख रहे हैं O के सिर्फ 1 मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है O2 का 4 मॉलिक्यूल। अगर मतलब मैं रिएक्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय 4, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट को 4 से कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, तो रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन ये रहा, मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। और एक चीज़ अब बिल्कुल ध्यान देना, ये और ये ऐड नहीं होते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और 4 6 मॉलिक्यूल नहीं हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और 4 8 मॉलिक्यूल हैं, 4 दूनी के 8, 4 2s are 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के हुए 8 मॉलिक्यूल्स ना कि 6 मॉलिक्यूल। अब ये हो गया, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन अब बन के क्या आ जाती है, अब यहाँ पे आपकी रिएक्शन बन के क्या आ जाती है, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब नेक्स्ट बारी आती है Fe की। नेक्स्ट बारी में हम चलते हैं Fe के पास। अब इधर चलते हैं हम Fe के पास, ये रहा Fe का रिएक्टेंट और ये रहा उसका प्रोडक्ट, ठीक है। चलते हैं इधर, रिएक्टेंट में Fe के पास 1 है, प्रोडक्ट में उसके पास 3 है। इसका मतलब अगर मैं रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 3 से। तो यहाँ फिर आपका क्या बन के आ जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको मिल गया है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 सॉरी 3F3, अच्छा यहाँ कुछ नहीं था यार, सही था, प्लस H2, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है हाइड्रोजन की, नेक्स्ट बारी आती है किसकी, हाइड्रोजन की।
अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, जगह कम पड़ जाएगी, दिखेगा नहीं आपको। अगर नेक्स्ट बात हाइड्रोजन की करें तो अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन के इधर अगर मैं इधर रिएक्टेंट, अगर मैं आपको इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखूं तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, 4 2 8, और इधर 2 ही हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये है आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए एक बार, 3Fe 3Fe, 8H2O 8H2O, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, और उसके बाद 4, ये जो ये 4 है ना, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 2 सा 8 और 4 मल्टीप्लाई बाई ओ, इधर 1 मान लीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 ऑक्सीजन, मतलब ये पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। समझ में आ गया? समझिए, चलते हैं आगे अपने, ठीक है। अब ये दो और रिएक्शन दिए हुए हैं आपको, वो दोनों अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसके आगे देखिए ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा हुआ है, अब वो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे क्या, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है मिथेनॉल। क्या बनाता है? मिथॉल। जब CO जब H2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CH3OH। अब ध्यान से देखिए, ये G आपको क्या बताता है, मैं आपको इधर समझा रहा हूं, अगर ये बोर्ड में दिख रहा हो तो। G स्टैंड फॉर गैस। अब ये केमिकल इक्वेशन में अब तक ये क्या बता रहे थे, रिएक्टेंट क्या है, ऐड हो रहे हैं, गिव्स करके प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं। अब ये भी बता रहे हैं कि इनकी स्टेट क्या है। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये डिफाइन कर रहा है कि इनकी स्टेट क्या है। अब गैस लिखा, G स्टैंड फॉर गैस, उसके बाद L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, एंड देन AQ स्टैंड फॉर एक्वस, एंड S स्टैंड फॉर सॉलिड। S स्टैंड फॉर सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। अब यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, कंबाइन हुआ, आपको लिक्विड मिला। और इस एरो के ऊपर कभी कभी जो बीच में हमें काम आते हैं, जो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो हमको देते हैं, जैसे कभी कैटलिस्ट देते हैं, कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, और कभी कभी क्या टेम्परेचर हम देते हैं या प्रेशर देते हैं, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये कौन सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्वस में है, एक्वस स्टेट में है, और जो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है वो लिक्विड स्टेट में है। उसमें किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्यों? तो मिला क्या है आपको, C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज मिला आपको एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन मिला आपको एक्वस फॉर्म में, वाटर मिला आपको लिक्विड फॉर्म में। इसी तरह से अभी जो पिछला वाला इक्वेशन हमने किया है, कौन सा, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब अगर मैं आपको ध्यान से बताना चाहूँ तो जो आपका लोहा घर का फावड़ा था वो सॉलिड था, उसके ऊपर जो मॉइस्चर से वो लगा वो कैसा था, वो गैसियस स्टेट का था। आपको जो ये जंग मिली वो भी सॉलिड मिली, और जो हाइड्रोजन निकल गया वो गैस स्टेट से बाहर हो गया। ये 3 इक्वेशन है, यहाँ पे आपका केमिकल इक्वेशन खत्म होता है। अभी 1 2 एग्जांपल है, मैं और वो करा देता हूँ फटाक से, कैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है तब, ठीक है। लिखिए इसको। तो चलिए, ये कुछ केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ठीक है। काउंट करते हैं, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कोई दिक्कत नहीं। इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब इधर कितने ऑक्सीजन और लगेंगे, अभी इसको 2, और इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इसको मैं 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगर इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 होना चाहिए, इधर 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O।
ये आएगा आपका केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आएगा ना, एक इधर 2 लगाया, ये 2 लगाया, इधर 2 लगाया, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 1 mg 1 mg। इधर मैग्नीशियम कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। और जब मैग्नीशियम 2 हो जाएगा तो इसको भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो आपका केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mg। नेक्स्ट, इधर एक जिंक है, इधर एक जिंक है, एक एक कोई दिक्कत नहीं। एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, उसको छोड़िए। इधर 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, तो इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, एक जिंक 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, ये H इससे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, ये जो 2 है ना वो H से भी हो रहा है और Cl से भी हो रहा है, तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, मतलब एकदम सही है। क्या करना है हमें, क्या लिखना है हमें, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, ये जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है ये, इसमें कुछ भी नहीं गड़बड़ है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ, एक पोटेशियम कोई दिक्कत नहीं, एक क्लोरीन कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, अब इधर कितने हैं 2 ऑक्सीजन। अब ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर 1 लगा के 3 तो कर नहीं सकते, आप इधर लगाएंगे 2, अब अगर 2 लगाएंगे 2 2 हो जाएगा 4, पर 3 से कोई मल्टीपल में 4 आता ही नहीं है। यहाँ आप ऐसा नंबर लगाएंगे जो इसके भी 2 के ही मल्टीपल में आ रहा हो। अगर यहाँ हमें ऐसा नंबर यहाँ लगाना है जिसका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर मिले जो 3 के मल्टीपल्स में आता हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाएं, 4 लगा दें, नहीं लगा सकते, फिर क्या लगाएं, जल्दी बताइए कितना लगाएं, 6 आता है ना, तो यहाँ हम लगा देते हैं 3। यहाँ हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना होगा, क्या लगा देंगे हम यहाँ पे हम लगा देंगे 3। अब अगर हमने यहाँ पे 3 लगा दिया तो ये हो गया 6O2, क्या हो गया 6O2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 2, 3 2 6O, 3 2 6O, 2 हो गए। अब कैल्शियम 2 हो गया, तो कैल्शियम के लिए हमें 2 कैल्शियम करना होगा, पोटेशियम 2 करना होगा और कैल्शियम 2 करना होगा। ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल क्वेश्चन। 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3 ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट H2 प्लस N2 गिव NH3। अब हाइड्रोजन कितने 3, इधर कितने 2, इधर नाइट्रोजन कितने 1, वही सेम चीज यहाँ हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। नेक्स्ट आते हैं इसमें लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, एक नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सिंपल। फिर से वही प्रॉब्लम आया कि ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जो इधर इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा हो, तो क्या करें हम, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कर दें, 3 2 6 और 2 3 6, तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। इधर हम 2 लगा देंगे और इधर हम 2 लगा देंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। 6 लगा के देखें, इधर हम 6 लगाते हैं, ठीक, ये हो गया 6 2 12 हाइड्रोजन। इधर हम क्या लगा देंगे, फिर इधर हम लगा देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 3
12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन कितना 6, इधर ऑक्सीजन कितना 2, तो 2 कहाँ, इधर ऑक्सीजन कितना 6 + 1 7, इधर कितना है ऑक्सीजन 2। अभी तो कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो इधर नाइट्रोजन है 4 और इधर नाइट्रोजन कितना है बेटा 1, तो पहले इसको 4 करो। अभी हो गया आपका 4 नाइट्रोजन, ये किसका खत्म, इसका खत्म, इसका खत्म, बचा कौन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 6 + 4 10, 6 + 4 10, और इधर कितना हमारे पास 2, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब हमारा ये इक्वेशन क्या आ जाएगा 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O। ये आ गया हमारा केमिकल इक्वेशन। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।